इम्पोर्टेंट चीज है वो सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जैसे हमने ये लास्ट पैराग्राफ इसीलिए मैंने पढ़ के सुनाया था आपको कि आपको ये पता चल जाए कि बाज लोग पैराग्राफ चलाने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। आपने देख लिया उसका सेंटेंस नंबर 2 भी इंफॉर्मेशन थी, 3 भी इंफॉर्मेशन थी, 4 भी इंफॉर्मेशन थी और इवन लास्ट जो कंक्लूडिंग सेंटेंस था उसमें भी इंफॉर्मेशन थी। तो ये वो पैराग्राफ क्यों फेल हुआ? इसलिए कि उसके अंदर डिस्कशन तो है ही कोई नहीं, या तो उसने लेक्चर नंबर 2 नहीं अटेंड किया उसने जिसका भी वो लास्ट वाला काम था, और अगर किया है तो या पहला नहीं अटेंड किया जिसके अंदर मैंने ये समझाया था कि ऐसे सारी की सारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, इट इज डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। तो आप डिस्कस करेंगे, साथ उसको इंफॉर्मेशन जो है वो एज अपना प्रूफ जो है एज एविडेंस जो है वो देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एविडेंस जो है वो जी वही बात है ना, आपका कोई ना कोई लेक्चर मिस किया होगा ना जिस वजह से आपको नहीं आइडिया कि पैराग्राफ को जो है वो किस तरीके से। अच्छा अब ऐसे के अंदर जहां तक कंटेंट कलेक्शन का जिक्र है, ताल्लुक है कि कंटेंट जो है ये जो इंफॉर्मेशन आप कहते हैं कहां से आएगी, ऑलरेडी जब आप पैराग्राफ लिख रहे थे तो आपको इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ी और रिसर्च करके फिर आपने ये मटेरियल क्यों, क्या हाल है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से था? काफी सारी आपको जगह से रेलिवेंट रिसर्च आपको मिली तो फिर आपने उसको पैराग्राफ में लिखा बड़े ध्यान से, और इसीलिए इतना टाइम दिया है सारे को चेक करने के लिए कि हर बंदे ने मेहनत की हुई है तो उसकी मेहनत का उसको कम से कम वो मिलना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी चीज ठीक करने के लिए कौन सी चीज। तो एक एक बंदे को बताया है कि ये चीज आपकी ये गलत है, ये सही है, जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ की है। अब ये नहीं हो सकता कि आखिर में चल के तो उन सब का फिर से, क्योंकि आखिर अभी आया नहीं है, अभी तो आपने मुश्किल से एक पैराग्राफ लिखा है, आज जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूं उसकी बेसिस पे आपको एक और सेकंड पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा। ओके, अब ऐसे के बारे में आमतौर पे ये समझा जाता है कि इसके टॉपिक्स जो हैं इनको तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि टॉपिक कहां से आएगा, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो अब हर साल के अगर आप देखें उठा के तो आपको नजर आएगा कि कोई टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा। क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखा करें, समझने की कोशिश करें कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये है कि कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा, हर दफा नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नंबर 1। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो जब भी टॉपिक नए आ रहे हैं तो वो हमेशा अपने टाइम से रिलेटेड है, हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही हैं जो उस टाइम से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो इसने मुख्तलिफ जो रिलीजन्स हैं उसको काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो हमें नजर आता है कि फॉर एग्जांपल हिंदूज का जो है था इस्लामाबाद के अंदर टेंपल बनने की बात हुई, सिखों का जो था वो करतारपुर कॉरिडोर की बात हुई, 2018 की बात कर रहा हूँ। तो 2019 का हमारा जो पेपर है उसका सबसे पहला टॉपिक है लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस, कि वर्शिप प्लेसेस जो हैं उनको हमें ओपन करने की जरूरत है, लेट देयर बी मोर लाइट, ज्यादा टॉलरेंस की जरूरत है। अब मौजूदा वक्त में ये टॉपिक नहीं आ सकता, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पास्ट पेपर्स के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक्स रिपीट नहीं होने, और हमने ये देखना होता है कि मौजूदा वक्त में कौन सी चीजें करंट चल रही हैं। अब करंट चलने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ एरियाज चाहिए कि भाई इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल आजकल क्या चीज चल रही है, तो फिर ऐसे का टॉपिक उसके मुताबिक आएगा। विमेन एम्पावरमेंट में फेमिनिज्म है कि हम वो चैनल समझें, 15 चैनल्स हैं, 15 एरियाज हैं जिसमें से ऐसे का पेपर जो है बनाया जाता है। अब ये आम नहीं पता लोगों को, यहाँ पे अजीबोगरीब किस्म की व्यूज हैं कि ये एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है, लेकिन चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है एग्जामिनर के तो हैसियत से, सो हमें ये पता है कि एपीएससी की तरफ से
एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि ये पहले 12 होते थे एरियाज, 2019 में उसमें 3 और ऐड किए गए और ये 15 एरियाज हैं जिनमें से आपने पेपर बनाना है। सो अगर हमें उन 15 एरियाज का पता हो तो फिर उनके मुताबिक इंसान मटेरियल भी इकट्ठा कर सकता है और टॉपिक्स की भी उस तैयारी उसके मुताबिक कर सकता है। सो दैट इज व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, शो यू दोस 15 ब्रॉड एरियाज, और इसके ऊपर हमने काम करके मटेरियल इकट्ठा करना है, क्योंकि फ्यूचर के जो ऐसे के पेपर्स होंगे वो इसके मुताबिक होंगे, इन एरियाज में से होंगे। ये बेस्ट मेथड है, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम पेश आती है महरोश, वो ये पेश आती है कि आप लोग जो हैं वो किसी एक जगह पे टिकते नहीं हैं। ये स्टूडेंट जरा थोड़ा गौर से जरा सुन ले इस चीज को। आप बहुत ज्यादा लोग इस चीज से सफर करते हैं कि एक टीचर उनको पढ़ा रहा है ऑलरेडी और पता भी है कि स्पेशलिस्ट टीचर है। मैंने आपको बताया कि मैं फुल टाइम टीचर हूं, मैं ये नहीं कि सुबह के टाइम में कोई और जॉब करता हूं तो शाम को कुछ और करता हूं, नहीं, मैं फुल टाइम टीचर और मेरे पास टाइम है कि मैं रिसर्च करूं और देखूं कि मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, पेपर कैसे आते हैं, किस तरीके से, ये सारी रिसर्च। अब इस रिसर्च का आपको फायदा जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मसला उस वक्त पेश आता है कि जब स्टूडेंट सिर्फ मुझ तक नहीं रहता। मेजॉरिटी मैंने देखा है फेलियर की रीजंस ये हैं कि पढ़ना मुझसे है, मशवरा किसी और के साथ करना है, इवैल्यूएशन किसी तीसरे से करनी है और ट्यूशन के लिए किसी चौथे के पीछे भागना है, और यूट्यूब पे वीडियोस 5, 6, 7, 8 और लोगों के लिए। वो इस कदर अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये मौजूदा जो नोआ के जो 73 लोग इस वक्त एकेडमी में जो एलोकेट हुए हैं सीएसएस के अंदर, इनमें से 51 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी क्लासेस में से हैं, ऑनलाइन और कैंपस की क्लासेस में लामलू के सारा कुछ, क्योंकि पिछले 2 साल से मुसलसल मैं ही सारी ऐसे की जो है वो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। स्वाय रहमानाबाद कैंपस के कुछ बैचेस के और लाहौर के बैचेस के, बाकी सारी जो है वो ऐसे की टीचिंग मेरे पास है। तो जाहिर है फिर जितने भी पास होने थे इन्हीं क्लासेस में से आने थे। अब अगर इन स्टूडेंट से तुम लोग पूछो तो साफ ये बताते हैं कि सर कंफ्यूजन तो काफी सारी थी, काफी सारे लोग हमें मिसगाइड करने वाले थे, लेकिन हमने आपका मेथड पकड़ के, मेरा मेथड नहीं है, बात है अगर आपको लॉजिकली अपील करता है। पहले भी आपसे कहा था कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं आपको, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि नहीं जी आरफ साहब ऐसे कहते हैं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं। अगर तुम्हारे लॉजिक को अपील करता है तो फिर यूज करना। जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, अब एक एक सेंटेंस करके आपको सिखाया है, एक ही लेक्चर में सिखाया है और आज 50 लोगों ने बड़े अच्छे पैराग्राफ्स जो है वो लिख के दिखाए। एक लेक्चर का रिजल्ट है ये। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन द पैराग्राफ। सिर्फ एक मुझे ऐसे में पैराग्राफ गलत नजर आया, बाकी सारे पैराग्राफ्स जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से आपने लिखे हुए हैं। तो मेथड जो है वो आपके सामने मौजूद है, बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन आप इसके ऊपर इतबार नहीं करेंगे, आप इससे डिविएट हो जाएंगे। आपको खींचने वाले और गुमराह करने वाले बहुत से लोग हैं और आपने हो भी जाना है। अब यहां पे अपने आप को यह समझाना पड़ता है कि नोआ ने जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो हमारे सामने रख दी है, लेकिन क्योंकि मार्केट में शोर बहुत ज्यादा है तो आप हर तरफ से अपने आप को सुन सुन के कंफ्यूज करते हैं। ये अब तुम्हारे दिमाग की बात है कि मैंने कंफ्यूज होना है या मुझे सिराते मुस्तकीम मिल गया है, मुझे रास्ता मिल गया है कि ये आउटलाइन है, ये पैराग्राफ है, ये सेंटेंसेस हैं और इसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी है, सब कुछ मुझे पढ़ा दिया गया है, सामने मौजूद है सारा कुछ। और इसके बाद अगर आप अपने आप को गुमराह करने के लिए इधर उधर जाते हैं तो मुझे नजर आ जाना है। मैं जब आउटलाइन आपकी चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, इंट्रोडक्शन चेक करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि तुम किस किस से पढ़ रहे हो, और भी समझ में नजर आ जाते हैं, मैं एग्जामिनर रहा हूं। तो इसलिए ना जरा अपनी लाइफ थोड़ी सी इजी करें। इस वक्त आप घबराए हुए हैं, ऐसे में पता नहीं क्या होता है, ये होता है, वो होता है। मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एसेज आपको सिखा दी है, पैराग्राफ राइटिंग सिखा दिया है, ऐसे कलेक्शन कहां से करनी है, एवरीथिंग चैनलाइज साइंटिफिक अंदाज से। अपने आप को ना जरा थोड़ा सा इजी करो और हर किसी के पीछे भागने की कोशिश ना करो।
इसी में तुम्हारी भलाई है, बाकी लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये वो ब्रॉड एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करना है। ये चीजें और कोई आपको पढ़ाता नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनमें से एक भी एग्जामिनर नहीं है, सब तमाशा लगा के बैठे हुए। ऐसे इस तरह होती है, ऐसे उस तरह होती है, हम ऐसे चेक करने वाले हैं, आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से ऐसे चेक होती है एफपीएससी में। इसके अलावा तुम्हें अगर कोई मुश्किल मुख्तलिफ चीज लगती है देख ले। ओके, ब्रॉड एरियाज ये हैं सीएसएस एसए के कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में से कोई ना कोई टॉपिक जो है वो हमने जरूर लेना होता है। इकोनॉमी पे आपको हमेशा कोई ना कोई जो है वो एरिया जरूर नजर आता है। ब्रैकेट्स में मैंने सिर्फ आपको ये वाजे करने के लिए बताया दिखाया है कि इकोनॉमी पे पर्सन किन चीजों पे बात हो सकती है। मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक पर है, ट्रेड है, लोन्स की बात है, उसके बाद टैक्सेशन। अब टैक्सेशन इंपॉर्टेंट एरिया है 22 के लिए, 23 के लिए, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त इनकम टैक्स का, टैक्सेशन का पूरा एक क्राइसिस चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के बगैर रह नहीं सकती, और दूसरे लोग जो हैं वो जो पब्लिक जो है वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। सो अच्छा खासा मसला इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर टैक्सेशन ना होने की वजह से सारे के सारा जो है वो आ रहा है। एक ये एरिया है जो जिसके ऊपर फोकस करना है। इकोनॉमी में देखें कि आजकल पाकिस्तान के अंदर क्या चीज चल रही है। मुझे लगा कि आजकल टैक्सेशन की जो है वो सारी बात चल रही है, क्योंकि टैक्सेस पब्लिक देगी तो मुल्क का भी खर्चा चलेगा और हम लोन्स भी उतार सकेंगे। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर एक एरिया तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले बहुत से सालों से इसके ऊपर टॉपिक कोई नहीं आया, जिसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा है। और उसकी एक रीजन ये है इस वक्त कि इसके अंदर फूड इनसिक्योरिटी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फूड क्राइसिस की तरफ जा रहा है, तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट एरिया है। फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और ये सारा कुछ। क्या वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है हिरा फारूक, बाकी स्टूडेंट्स? क्लियर है? ओके। एजुकेशन, देन एजुकेशन के ऊपर आप देखते होंगे कि पेपर्स जो हैं उनके ऊपर कोई ना कोई, जैसे हायर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, या लास्ट टाइम जैसे था वो वाला मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, एजुकेशन पे कुछ ना कुछ। अब जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हुई है, या कोविड-19 का क्या इफेक्ट रहा इसके ऊपर। कोविड-19 का इफेक्ट क्या है? जस्ट अ मिनट प्लीज, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इफेक्ट ऑफ कोविड-19, ओके। हेल्थ केयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है।
जिसके अंदर सिस्टम है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। अब कोविड-19 इतनी बड़ी चीज है और ये सारे का सारा जो है इसके अंदर फॉल करता है, हेल्थ केयर के अंदर। कोविड-19 ने एक्चुअल जो इसके ऊपर टॉपिक बनता है वो ये है कि कोविड-19 हैज exposed the weaknesses of the healthcare system all over the world and Pakistan also. उसके बाद environment जो है वो अब environment is also a broad term. Okay. एनवायरनमेंट के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, मसलन क्लाइमेट चेंज, सारा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट जस्टिस, वाटर से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हमेशा ही कोई ना कोई जो है वो अब एनवायरनमेंट एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी पाकिस्तान में, लेजिस्लेशन की सिचुएशन, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो फिर जो है क्राइम एंड जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आ सकती है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है और अब एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप पे। टूरिज्म पे जैसे पिछले साल टॉपिक आ गया था, एनर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर जो है वो तैयारी करनी लाजमी है और क्योंकि एनर्जी सेक्टर की काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त पेश आ रही हैं, जिनके ऊपर बात करनी जो है वो बहुत टॉपिक कोई ना कोई इसके ऊपर लाजमी बन सकता है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमने 2019 से ऐड किया था और ये अब हर साल ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी आ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मीडिया भी आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद डिजिटलाइजेशन है, कोई ना कोई टॉपिक इस पे आजकल आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ जो है जरूर होता है, डेमोक्रेसी हो गई, पॉपुलिज्म, प्रोविंशियल डिस्कॉर्ड, नेशनल यूनिटी, इस तरह के सारे टॉपिक्स। विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म के सारे पॉइंट्स, जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जेंडर इक्वालिटी के जो इश्यूज हैं, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इसके अंदर। उसके बाद सोशल इश्यूज ले लें, सोशल इश्यूज में पॉवर्टी है, करप्शन है, ह्यूमन इक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ह्यूमन इक्वालिटी पे जैसे 21 में जो आया हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट एक ह्यूज इशू जो है वो मौजूद है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें। ह्यूमन राइट्स जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब सोशल इश्यूज के अंदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनइक्वालिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये एक मेजर इशू है। ह्यूमन राइट्स जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, क्लाइमेट जस्टिस है, तो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में रोज स्टडी करें, जरा इंटरनेट के ऊपर स्टडी करें, खुद देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है। स्टूडेंट्स एक जरा टॉपिक लें गूगल करने के लिए, थोड़ी रिसर्च करनी है आपने इसके ऊपर, जरा नोट कीजिएगा, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस, ये मैं टॉपिक कोई ना कोई देता रहता हूँ हर ऐसे की क्लास में, कि जिसके अंदर आपने खुद से रिसर्च करके जरा अपने आप को अपडेट करना है इसका। क्लाइमेट जस्टिस ये पढ़ो जरा और देखो, क्योंकि ये अब काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और पाकिस्तान स्पेशली इसके अंदर आपकी जो जनरेशन है खास तौर पे उसकी ज्यादा मुतासर हो रही है। क्लाइमेट जस्टिस की डिमांड इसकी ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स में ये शामिल होता जा रहा है। अच्छा जी, मेजर इंटरनेशनल इश्यूज इन पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस, यूएस, चाइना,
कश्मीर, ग्लोबलाइजेशन, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं, ये इसके ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक आया होता है। 21st सेंचुरी में ये नंबर 14 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था होता, जैसे इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, माइनॉरिटीज के राइट्स की बातें जो है पहले नहीं थी होती इतनी जितनी कि अब जो है वो हो गई हैं। पाकिस्तान के अपने कुछ क्राइसिस हैं और माइनॉरिटीज का इशू जो है वो अब खास तौर पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म के सामने जो है वो किस तरीके से उसको वो फेस करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस जिसके अंदर ये सारी। उसके बाद पाकिस्तान के क्राइसिस में मसलन वाटर का क्राइसिस है जो हमारे बड़ा सीवियर किस्म का क्राइसिस मौजूद है, और यही जो क्राइसिस है अल्टीमेटली वाटर क्राइसिस से हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस आता है, एनर्जी क्राइसिस की वजह से फिर इकोनॉमी के ऊपर क्राइसिस आता है, फिर हमारा गवर्नेंस का अपना एक जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का हमारा क्राइसिस है, फूड क्राइसिस जिस तरीके से। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बहरान हैं जिसके ऊपर बार बार जो है वो टॉपिक्स आते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स। अच्छा, अब ये जो 15 एरियाज मैंने आपको दिखाए हैं, इनको मिला के भी जो है वो बनाया जा सकता है, टॉपिक बनाया जा सकता है। जैसे वो था वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, तो अब नेशनल यूनिटी ये पॉलिटिक्स में से लिया गया है और वाटर क्राइसिस एनवायरनमेंट से लिया गया है। या फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको मिला के भी टॉपिक्स जो है बनाए जा सकते हैं। अब आपकी ऐसे की तैयारी जो है वो सारी की सारी वो होनी चाहिए इन 15 ब्रॉड एरियाज के मुताबिक। अच्छा जी, अब इसका हमने तैयारी करनी कैसे है इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। ये मैं आपको आपके ग्रुप में अभी ये वाला जो पेज है ये भेज देता हूँ सारे का सारा। आपने स्टूडेंट्स करना ये है कि हमने इंडिविजुअली हर शख्स ने अपनी अपनी फैक्ट बुक बनानी है। जरा लिख लें अपने पास फैक्ट बुक, फैक्ट बुक। अभी आज भी स्टूडेंट्स मुझे बार बार यही कह रहे थे कि आपका ये जो फैक्ट बुक वाला मेथड है इसने हमें एमपीटी में बड़ा हेल्प किया, और ऐसे के अंदर तो लोग मानते ही हैं कि हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से हमें ऑर्गेनाइज और कलेक्ट करने का मेथड मिल जाता है जो फिर सारे के पेपर्स में काम आता है। इस थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, लेकिन ये अगर आप एक दफा कर लें तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल सीएसएस, ऑल पेपर्स एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग विद एसे। आपने करना ये है कि आज या कल एक नया रजिस्टर लें, मैक्सिमम पेजेस वाला, जितने ज्यादा उसके अंदर जी। चलो अल्लाह देता मुबारक हो, तुम्हारा स्क्रीनिंग हो गया। महरोश कोई एडमिन है तो उसको जरा बताएं, मुझे जरा बार बार रोको ना, जरा बाद में आखिर में बातें कर लेते हैं। क्या कह रहा था मैं? तो रजिस्टर आपने मैक्सिमम पेजेस वाला रजिस्टर जरा लें और उसके आप 15 सेक्शंस कर लें। एक ही रजिस्टर के अंदर आप उसके 15 सेक्शंस कर लें और साइड पे उसके जरा फ्लैग लगाओ ताकि आपको क्लियरली पता हो। वैसे तो आप सेक्शन जब बनाएंगे उसके अंदर, समझ आ रही है स्टूडेंट्स बात की कोई? यानी एक तरह से जिसको हम बुक कहेंगे तो उसके ये चैप्टर्स हो गए ना, ये वाले ये उसके चैप्टर्स बन गए। और आपने रजिस्टर को डिवाइड कर लिया इनटू 15 पार्ट्स, सेक्शंस। उन सेक्शंस की साइड पे वो लगा लें आप इंडिकेटर्स ताकि पता चल जाए। वो बाद में बाज लोग कहते हैं जी 10 मिनट तो हमें सेक्शन ढूंढने में लग जाता है रजिस्टर में, तो वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइज कर लें। आजकल बेशुमार चीजें अवेलेबल है। ये हैंड रिटन करना है, इसको कंप्यूटर पे नहीं करना। बाद लोग करते हैं कि जी वोकैबुलरी हम बना लेते हैं, डायरेक्टरीज बना लेते हैं, तो कंप्यूटर पे नहीं, ये हैंड रिटन होगा। हैंड रिटन में यस फाइल सेपरेटर यूज कर सकते हैं आप, और पार्टीशन उसकी। ये 15 एरियाज एक एक करके सारे वो सेक्शन जो है वो बना लो। अब आपने करना क्या है कि आज से whatever you are studying, आप जो भी पढ़ रहे हैं, whatever you are studying in any subject, कंपल्सरी पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई इंटरव्यू सुनते हैं या आपके पास फोन के ऊपर कोई आर्टिकल्स अगर आ रही हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं,
उसमें से जो भी मटेरियल है आप अपने आप से पूछें कि ये मेरे कौन से सेक्शन के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस का कोई जिक्र आया है तो वो कहाँ पे जाएगा? प्रोबेबली चैप्टर नंबर 13 में जाएगा शायद। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज आई है तो मेरा चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर्स बन गए ना आपकी बुक के, तो ये मैंने चैप्टर 1 में। अच्छा, अब नोट कितना करना है? पूरा पूरा आर्टिकल तो नहीं उठानी, ना ही पूरा पैराग्राफ उठाना है। आपने ऑलरेडी पैराग्राफ लिखा है, आपने देखा कि एविडेंस देने के लिए हमें मुश्किल से 2 या 3 लाइंस चाहिए होती हैं। जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हमें सिर्फ 2 और 3 लाइंस चाहिए होती हैं, या 4 लाइंस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है। कोई स्टेटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, तो वो हमें चाहिए होते हैं। कोई एग्जांपल मिलती है किसी चीज की। जहां पे भी जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें से जो इंफॉर्मेशन है उसको आप उठा के तो अपनी फैक्ट बुक में लिखना शुरू करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से? और ये हैंड रिटन करना है। इसको ये नहीं है कि जी वो सारी जो चीजें, इसको हैंड रिटन करना है। और हैंड रिटन होगा, उसकी वजह ये है, हैंड रिटन करने की रीजन क्या है? होता यह है कि जैसे जैसे आप इसको पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप कोई चीज कहीं से भी आपने उठाई, आपको महसूस होता है। बाद लोग क्या करते हैं कि वहीं पे हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन बाद में वापस जाना कभी मिलता नहीं है कि भाई हाईलाइट तो मैंने कर लिया था लेकिन दोबारा उसको देखने का, इसको उठा लिया करते हैं हमेशा। ये तमाम जो CSS के स्टूडेंट्स पास होते हैं, जो एलोकेट होते हैं, कामयाब होते हैं, ये इन सब के पास फैक्ट बुक्स अपनी अपनी मौजूद है। मुख्तलिफ तरीकों से आप भी अपना मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये एक मैं ऑर्गेनाइज्ड मेथड आपको बता रहा हूं। फैक्ट बुक हर शख्स की अपनी डिफरेंट होती है। कैन यू टेल मी द रीजन कि ये सेपरेट अपनी अपनी क्यों होगी? नहीं, कट करके वहां पेस्ट नहीं करना नूर फातिमा, हैंड रिटन करना है। क्यों, क्या वजह है कि आप अलग अलग जो है वो फैक्ट बुक सब अपनी अपनी क्यों बनाएंगे? वरना ये पॉसिबल था ना कि मैं उसको, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज मैं एक ही दफा फैक्ट बुक बना दूं साल की और सब कुछ आपको मिल जाए 150-200 पेजेस की, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा कि सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगी, सबके पास सेम। प्लस ये कि आपके नजदीक कोई चीज इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे शख्स के नजदीक इंपॉर्टेंट नहीं है। मसलन किसी ने अगर BS या MS किया हुआ है स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के अंदर, तो उसके लिए काफी सारी चीजें उसको पहले से पता है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमने जिन्होंने नहीं किया वो हमारे लिए एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, किसी ने जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, किसी ने जो है कोई और चीज पढ़ी हुई है, तो उनको वो चीजें ऑलरेडी आती हैं। लेकिन हमारे लिए मुमकिन है हर जो है थियरी वो कोई नई चीज हो। तो दैट इज वाई हर बंदा अलग अलग अपनी अपनी बनाता है, और इससे वैरायटी रहती है और अलग अलग आपका तरीका है। तेरा फरूक, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, अगर आप सुनते जाएंगे, फैक्ट बुक को 15 सेक्शंस में करना है और उसका टाइटल क्या होगा, तो आपने 15 एरियाज बताए हैं ऐसे के वो। जी हाँ, माम अशरफ के जो 15 एरियाज जो बताए हैं ये मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूं। हर अपना जो सेक्शन है उस रजिस्टर के 15 सेक्शन जो किए हैं उसके ऊपर एक एक ये जो है उसका लिख लें, ये इकोनॉमी का है, ये हेल्थ केयर का है, ये फलां का है, फलां का फलां का। और जो मटेरियल जो है वो मैक्सिमम पेजेस आमना आप खुद डिसाइड करेंगे। अल्टीमेटली आपने खुद डिसाइड करना है कि कितने मैक्सिमम पेजेस उसको देने हैं। तुमने पूरे को 15 में करना है ना तकसीम। एक रजिस्टर काफी नहीं होगा, जब आपका ये भर जाएगा रजिस्टर तो फिर आपको दूसरे रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी अल्टीमेटली। तो लोगों के पास 2-2, 3-3 रजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, डेली कितना टाइम दे नूर फातिमा, ये आपके ऊपर है। आप उसके अंदर डेली 2 चीजें डालते हैं, 3 चीजें डालते हैं, 4 डालते हैं या नहीं। मैं इसके ऊपर इतना एडमेंट हूं कि मैं कहा करता हूं कि आप जहां सोते हैं ना वहां पे दीवार पे कागज पे लिख के लगा लो, हैव आई रिटन एनीथिंग इन द फैक्ट बुक टुडे, क्योंकि बाद भूल जाता है। तो तुम्हें सोते वक्त तुम्हें नजर आए कि मैंने कुछ चीज इसमें लिखी है कि नहीं लिखी। अगर तो यस है तो सो जाओ, और अगर नो है तो उठो, वापस जाओ और फैक्ट बुक में कोई ना कोई चीज लिख के आओ। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है।
क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे पास वो जो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे आपने सारा सीएसएस करना है, वो इंफॉर्मेशन ये वाली है। हाथ से लिखना इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे आप लिखते हैं ना ध्यान से, तो ह्यूमन ब्रेन की ये हैबिट है कि ये उस मटेरियल को पिक कर लेता है। ये क्योंकि 2-3 किस्म की मेमोरी चल रही होती है ना, विजुअल मेमोरी है, कॉग्निटिव मेमोरी है, उसके बाद काइनेटिक मेमोरी है। जब लिख रहे हैं तो ये सारी मेमोरीज मिलके तो वो चीज याद रहती है। आफ्टर 2 और 3 वीक्स वापस जाओ सारे रजिस्टर में और देखो कि मुझे कोई चीज याद है, नहीं याद, भूल रही है, इस सारे को हमने याद करते रहना साथ साथ। और वैसे भी याद होती भी रहेगी क्योंकि अगर आपने खुद ध्यान से लिखा हुआ है, मेमोराइज भी हो जाएगा साथ साथ। अच्छा सर, जो इंफॉर्मेशन या स्टेटिस्टिक्स लिखें फैक्ट बुक में, उसकी हेडिंग भी लिखें। अब ना ये तुम लोगों का अपना है, जाहिर है उसकी कोई स्टेटिस्टिक्स लिखोगे तो साथ कोई चीज भी तो लिखोगे ना कि ये किस चीज के स्टेटिस्टिक्स हैं। रेफरेंस लिखने का कोई स्पेसिफिक तरीका, ये सामना वो मैं देने लगा हूं आपको। और इसके साथ आपने रेफरेंस जो है, जो भी आप मटेरियल लिख रहे हैं उसके साथ ये 2 चीजें लाजमी जो है वो आपने ऐड करनी है। 3 चीजें ये जरा नोट करो अपने पास। ये चीजें आपने साथ नोट करनी होती है। इसके ऊपर मैं फर्दर डिटेल नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे। जब भी आप लिख रहे हैं तो साथ ऑथर्स नेम ढूंढें। जो भी मटेरियल आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑथर का नाम कहीं ना कहीं पे जरूर मौजूद होगा। और अगर ऑथर का नाम नहीं है तो कम से कम रिपोर्ट जो है उसका नाम जरूर मौजूद होगा जो जिस इदारे ने लिखा है। तो यही आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूं कि ऑथर्स नेम या ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीवेशन जिसकी आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल का नाम या बुक या रिपोर्ट का टाइटल लाजमी चाहिए होता है। तो इसी तरतीब में, और उसके बाद ईयर यानी पब्लिकेशन जब वो चीज छपी है। और अब आज तो आपने रेफरेंसेस दिए हुए हैं 2012 के, 2016 के, लेकिन अब आप जरा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि रेंज इसकी है -5 ईयर्स। यानी अगर आप 2023 में अपीयर हो रहे हैं तो आप 2018 से पिछले रेफरेंसेस नहीं आएंगे आर्टिकल के और रिपोर्ट्स के। बुक पुरानी हो सकती है क्योंकि बुक जो है वो तो लेटेस्ट नहीं ना, लेकिन जो रिसर्च है आर्टिकल या रिपोर्ट वगैरह है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। इसमें पुराना डेटा, क्योंकि चीजें चेंज हो जाती हैं बड़ी जल्दी, तो पुराना डेटा इसके अंदर नहीं चलेगा। जी स्टूडेंट्स, इस मेथड की समझ आई है? रेफरेंसेस लिखने का तरीका जो है वो आपको बता दिए। अब देखो इसको, इसके लिए कोई क्वेश्चन हो तो जरा बता दें। ऑथर नेम जिसने आर्टिकल लिखा हो, एग्जैक्टली एमन। एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अब आपने जो आज आपको मैं और होमवर्क दे रहा हूं, आज आपने एक और पैराग्राफ लिखना है, लेकिन अब आपने रेफरेंस जो है वो देना है। अब रेफरेंस देने का तरीका ये होता है कि न्यूज़पेपर का नाम नहीं, सादिया जी, महरोश क्रैमिंग कर सकते हैं, जाहिर इसकी क्रैमिंग करनी भी पड़ेगी। न्यूज़पेपर का नाम कोई चीज नहीं है, न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल लिखने में कोई कमाल नहीं है ना सादिया नवाज। उस शख्स का नाम लिखेंगे जिसने वो आर्टिकल के लिए रिसर्च की है, उसको जाना चाहिए ना क्रेडिट। अच्छा जी, क्या करने लगे थे आज? आपको सेकंड जो पैराग्राफ है, हाँ, रेफरेंस देने का तरीका मैं आपको दिखाने लगा था। ये देखो, रेफरेंस का तरीका ये होता है, उस दिन भी मैं ये पैराग्राफ आपको दिखा रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने रेफरेंसेस के अंदर हाइड किया हुआ था क्योंकि फिर लोग उसी पे फंसे रह जाते हैं सेंटेंस नंबर 4 में कि जी रेफरेंस कैसे देना है। मसलन ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था अफगानिस्तान पे, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी रेफरेंस मौजूद था। ये देखें, अब
अब ये सारी बात जो मैंने की थी कि अफगानिस्तान कंप्राइजेस 34 प्रोविंसेस, तो उसके अंदर इस तरीके से क्रिस्टोफ जेफरलो राइटर का नाम है, पाकिस्तान एट द क्रॉसरोड्स किताब का नाम है और 2016 में पब्लिश हुई। अब जब भी कोई चीज मेंशन करेंगे, कोई कोटेशन लिखेंगे, तो इस तरीके से उसका रेफरेंस जो है वो साथ उसके लिखना होता है। लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं रेफरेंस लिखने के। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हाउ टू गिव कोटेशन और रेफरेंस इन अ पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोटेशन आपने लिखी है पैराग्राफ में इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो फिर उसके साथ आप राइटर का नाम पहले, उसके बाद बुक का नाम या आर्टिकल का नाम और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ये है, ये अकॉर्डिंग टू राइटर का नाम, फिर जो बात लाजमी नहीं है कि आप सारा कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में दें, आप पैराफ्रेज करके यानी अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन राइटर का नाम दें और इस तरीके। देखो 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देने होते हैं ना, 3 इंफॉर्मेशन देनी होती है, राइटर, आर्टिकल नेम एंड ईयर। अगर राइटर हमने इस तरह लिख लिया है अकॉर्डिंग टू, तो उसके बाद फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आर्टिकल का नाम और मंथ और ईयर। अगर आप न्यूज़पेपर में से कोई चीज ले रहे हैं तो फिर मंथ जो है वो साथ लाजमी लिखेंगे, डेट नहीं लिखनी लेकिन मंथ लिखा करते हैं। सर बेसिकली दी रेफरेंस सिर्फ एग्जाम्पल के साथ देंगे? जी बिल्कुल, रेफरेंस सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 में आता है शायद अली खान वानिया। सो बेसिकली द रेफरेंस हैज टू बी रिटन द सेम वे एज वी डू इन डिसर्टेशन। वानिया उसमें तो हम 2 पीसेस लिखते थे ना, एमएलए या एपीए स्टाइल वगैरह यूज करते थे। सीएसएस ऐसे के अंदर वो नहीं चल सकता क्योंकि इसमें रेफरेंस लिस्ट नहीं है। उसमें तो हम इन टेक्स्ट साइटेशन में सिर्फ राइटर का ब्रीफ नाम लिखते थे और लास्ट और सिर्फ ईयर लिखते थे और बाद में रेफरेंस लिस्ट होती थी। इसमें रेफरेंस लिस्ट नहीं है, तो हमने वहीं पे तीनों चीजें जो है वो लिख देनी है। वीडियो की इंफॉर्मेशन नहीं चलती बिस्मा काजी, वो नहीं एक्सेप्टेबल। सबा इस तरह बेस्ट वेबसाइट कोई नहीं है दुनिया में। अगर होती सीएसएस की कोई वेबसाइट बेस्ट वाली तो फिर सारी दुनिया उसी से कर रही होती है और वो भी गलत है। एविडेंस में जस्ट कोटेशन लिखना ठीक है विदाउट एनी एग्जांपल नहीं भैया। आप अगर जब तक उसको डिस्कस नहीं करते निरी कोटेशन लिखने का कोई मकसद नहीं। आमना जो अखबार का जो है आर्टिकल का किस तरीके से रेफरेंस आएगा ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हम फॉर एग्जांपल डॉन में गए हैं तो डॉन में से एडिटोरियल का कोई रेफरेंस नहीं होता क्योंकि एडिटोरियल का कोई नाम नहीं, कोई राइटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, ये वाली आपने ये आर्टिकल्स लेनी है ना, बलूचिस्तान यूथ इन फोकस फॉर एग्जांपल, ये वाली हमने आर्टिकल ले ली है। अब ये देख लो इसका रेफरेंस कैसे देंगे। ये देखो इसके राइटर का नाम है मोहम्मद आमिर राना। स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? जी हाँ। अब राइटर का नाम आ गया मोहम्मद आमिर राना, 2 वर्ड्स में लिखो, 3 ना लिखो। उसके बाद आर्टिकल का नाम आ गया बलूचिस्तान यूथ इन फोकस और आपको इसका मंथ मिल गया फरवरी, डेट नहीं लिखनी, फरवरी 2022। डॉन का नाम नहीं आएगा क्योंकि डॉन ने तो आर्टिकल नहीं ना लिखी, रिसर्च नहीं ना लिखी। स्टूडेंट्स क्लियर है? ये जब एमन ऐसे की बात नहीं कर रहा कि हर रेफरेंस के साथ ये सारा कुछ लिखना होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। जर्नल का रेफरेंस कैसे लिखें डॉक्टर, हमारा जर्नल में भी आर्टिकल का नाम आएगा, राइटर का नाम आएगा, पब्लिशर का नाम नहीं आएगा। सुभान कोई सर्च इंजन नहीं, ये आप इंटरनेट है बेटा, ये ऐसे है। क्यों बार बार आप इसको खराब करने की कोशिश करते हैं जी? किसी एक जगह से हमें बताएं। एमन फिलहाल आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस सब के साथ रेफरेंस जरूर लिखें। ऑथर एंड टाइटल ऑफ जर्नल गलत है साद। टाइटल ऑफ जर्नल तो सिर्फ पब्लिशर है ना, कमाल तो ये है टाइटल उसका लिखें जो
आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो आप जर्नल पे मुझे नहीं समझ आती बार बार क्यों जाते हैं, वो तो पब्लिशर है। देखो कोई कमाल है जर्नल का कि वो आर्टिकल उसने लिखी है, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, बताएं जरा। जो आर्टिकल लिखी है, जिस बंदे ने रिसर्च की है, उसका नाम लें और आर्टिकल का, इसमें डॉन का क्या कमाल है कि वो आर्टिकल लिखी गई है, जरा मुझे बताइए। या कोई रिसर्च आर्टिकल है तो इसमें जर्नल का क्या कमाल है? वो रिसर्च थीसिस में चलता था, असल काम है ऑथर जिसने रिसर्च की और जिस ऐसे जिस आर्टिकल में वो छपी और ईयर, बस दैट्स ऑल। चीजों को सिंपल करें, ज्यादा अपने लिए मुश्किल ना बनाएं। यस राणा साहब, एग्जैक्टली। बस स्टूडेंट्स आज इतने ही काम करेंगे, आप अपनी फैक्ट बुक शुरू करें और इसके ऊपर अब काम जो है वो आज से शुरू करें, और मुख्तलिफ जगहों से जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं अपने फैक्ट बुक पे। बस लास्ट बात इसके ऊपर करूंगा, टॉपिक में देता हूं। आपने जो रिसर्च टॉपिक दिया था क्लाइमेट जस्टिस, ग्रुप में सेंड करना है। नहीं बिस्मा काजी, आपकी जाती इंफॉर्मेशन के लिए है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आप अपने तौर पे अंडरस्टैंड करें कि क्लाइमेट जस्टिस से क्या मुराद है, अपना नॉलेज बढ़ाएं जरा उसके बारे में। पैराग्राफ टॉपिक में दे रहा हूं जी। आमना मुमरेज सही बात की है, मैं पॉइंट भूल गया हूं। अब ये फैक्ट बुक जो है ये स्टार्ट करना है, इसको ये काम करने वाला है, सिर्फ जुबानी सुन सुन के सारा अच्छा ठीक है नहीं होगा, आप बनाएंगे, जो बनाएगा उसी को फायदा है, और ये तुम्हारी सारी सीएसएस में काम आनी है। हाँ, बात ये थी कि अब जब रेफरेंसेस देने होते हैं ऐसे के अंदर, फर्ज किया स्टूडेंट्स बताते हैं कि जैसे जैसे ये फैक्ट बुक बढ़ती जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे के ऊपर जो है वो बढ़ता जाता है। वजह, जिस बंदे के पास फॉर एग्जांपल एजुकेशन के 10 12 15 20 पॉइंट्स लिखे हों, उसको पता होता है कि एजुकेशन पे कोई भी टॉपिक आ जाए, मेथड मुझसे सीखेंगे लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, हेल्थ केयर के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। अगर आपके पास मटेरियल मौजूद है तो फिर बंदे को पता होता है कि मैंने पैराग्राफ कैसे लिखना है, और फिर कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। नहीं, सब सेक्शन नहीं बनाने आपदा खान, बस 15 सेक्शंस। मैंने जो आपको उसके आगे जो डिटेल्स लिख के दी थी इकोनॉमी के अंदर, वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर सब सेक्शन नहीं बनाने। जी स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक जो है वो ये वाला है। ग्रुप एडमिन शायद आप ही हैं, अगर कोई और है तो काइंडली, मैं रोज में करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। ग्रुप एडमिन कौन है भाई और आपके अलावा? दो ग्रुप एडमिन हैं। हाँ, आज आपका होमवर्क ये वाला है, ये इकोनॉमिक टर्न डाउन ड्यू टू कोविड-19, और इसके अंदर आपने रेफरेंस देना है। ये मैं आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर रहा हूं। ये होमवर्क आ गया। इसकी डेट ऑफ सबमिशन सर कितने वर्ड्स का? अब आप आ जाए ना उस पर 100 to 120 वर्ड्स के ऊपर। मोहसिन हुसैन, मेरा ख्याल है एक आप सपोर्टिंग पॉइंट ग्लोबल दे लें और एक सपोर्टिंग पॉइंट पाकिस्तान का दे लें। मोहम्मद अली फहद, ये बात जरा ग्रुप में भेजो, फिर मुझे जो है वो याद रहेगा कि यहाँ पे काम भेजना है। लेक्चर 1 की स्लाइड जो है वो भी सारा कुछ। ठीक है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने आज काम नहीं किया हुआ, और अब नाम नजर आ रहे हैं उनके।
जी मैं 15 टॉपिक्स भी भेज रहा हूँ। ओके जी, बंद कर रहे हैं, थैंक यू सर। ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने का या जिस तरह फर्स्ट असाइनमेंट में सेंटेंसेस मेंशन किए, अहमद हमीद आपने हर पैराग्राफ फिलहाल उस फॉर्म के अंदर ही लिखना करना है, अभी रनिंग पैराग्राफ नहीं चलेगा। ये आप काफी अरसे तक इसी, जब तक आपका माइंड की हैबिट नहीं सेट हो जाती इस तरीके से लिखने की, अभी आपने रनिंग पैराग्राफ नहीं करना। ओके जी मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू, खुदा हाफिज। भाई ये महरोश का मसला हल करें, ग्रुप एडमिन कौन है? महरोश अपना नंबर लिखो यहाँ पे। महरोश नंबर लिखो अपना। देर हो रही है यार। नहीं वो 10-12 लोग छोड़ भी गए हैं। चले अगर नहीं कुछ